हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट आईएएस मास्टर्स यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ सत्यम राय हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 38 गेट 2025 सिविल इंजीनियरिंग में सिक्योर करी है। ये यूपी के वाराणसी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आईआईटी आईआईटी मुंबई से बीटेक कंप्लीट किया, फिर इन्होंने जॉब भी किया और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब जॉब परस्यू नहीं करनी है, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। और आप सभी को पता है कि इस बार ईएससी की प्रिपरेशन जो है उसके लिए थोड़ा सा समय ज्यादा मिल गया है, डिले हो गया है उसका एग्जाम। तो गेट के लिए कंसंट्रेट करने के लिए पूरा टाइम मिल गया और इन्होंने उसका यूटिलाइजेशन किया और अंडर 100 रैंक सिक्योर करी। सबसे पहले सत्यम, आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। जब आपने रिजल्ट देखा उस टाइम आपको क्या फीलिंग आई? थोड़ा रिलैक्स हुए या कुछ एक्सपेक्टेड था कि ये रैंक आएगी, पहले से पता था? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली पेपर तो मेरा ऑलरेडी मतलब अबव एवरेज गया था, सो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरी रैंक तो 100 टॉप 100 में आएगी। और जो मैं जी टेस्ट सीरीज़ देता था उसमें भी मेरी कंसिस्टेंटली टॉप 50 में ही रैंक आती थी। सो आई वाज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ठीक है रैंक तो अच्छी आएगी, बट आई थिंक 28 फरवरी को जब उन्होंने मार्क्स अपलोड किए थे तो उस दिन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि रैंक टॉप 50 में आ जाएगी, बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने रैंक प्रेडिक्टर से देख लिया था। सो जी। एक्चुअली असली मतलब मेन खुशी तो उसी दिन हो गई थी, 20th फेब को ही। बट अभी ऑफिशियल रिजल्ट देख के काफ़ी अच्छा लगा। एक्सपेक्टेड तो था, बट फाइनल देखना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फाइनल रिजल्ट जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है तो वही मेन होता है। मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कैसे आपने प्रिपेयर किया, फिर आईआईटी मुंबई पहुंचे, फिर आपने जॉब किया। थोड़ा पूरा शॉर्ट में अपने जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जॉब सिनारियो जो भी आया आपके पास, वो बताइए जरा। तो सर मैंने 12th तक तो यहीं बनारस में ही मैंने स्कूलिंग की थी यहाँ पे, और यहीं से मैंने लोकल कोचिंग जॉइन करके फिर मैंने प्रिपरेशन की थी। सो जी पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया था जेईई का, तो उसमें मेरी रैंक कुछ 6000 समथिंग आई थी। सो मैंने उस साल किसी में एडमिशन नहीं लिया, फिर मैंने एक ईयर ड्रॉप लिया और फिर से यहाँ पे एक बार और डेडिकेटेड कोचिंग की। सो नेक्स्ट ईयर फिर मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल गया। सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप तो पहले से ही मुझे था कि क्योंकि उसमें मुझे पता था कि थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो फिर उसके बाद मैंने उसकी इसीलिए सोच के मैंने सिविल इंजीनियरिंग भी ली थी। और उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में गया वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में गया, फिर वहाँ से प्लेसमेंट में एक सिविल ओरिएंटेड एक कंपनी आई थी। वेदांता की सब्सिडियरी थी, केन ऑयल एंड गैस। जी सो वहाँ पे मैंने प्लेसमेंट के थ्रू वहाँ पे जॉब किया 3 एंड हाफ ईयर्स। और उसके बाद लास्ट जून में मैंने फिर वहाँ पे जॉब कर रहा था, तो मुझे थोड़ा था कि एक बार मैं प्राइवेट सेक्टर भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। बट ये था कि अपस्ट्रीम में ऑयल एंड गैस में सिविल इंजीनियरिंग के लिए उतना स्कोप नहीं था। आई मीन आप 6-7 महीने तो काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, बट उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन थी वो रिलेटिवली काफ़ी लो थी। और फिर मैं ऐसे भी थोड़ा मुझे चीज़ें बजट और दुनिया भर की चीज़ें जो मैं पढ़ता था उसमें मैं इस टाइम पे इंडिया में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ हो, इनके कैपेक्स बजट काफ़ी ज़्यादा आते थे। तो जी। प्रोजेक्ट्स उसमें नए काफ़ी आते थे। तो मेरा एक बार था कि इंक्लिनेशन था कि एक बार मैं ईएससी में जाके ट्राई करता हूँ, सो दैट। और इंजीनियरिंग मेरी थोड़ी अच्छी थी वैसे भी कॉलेज के टाइम से ही। सो मैंने एक बार चांस लिया और प्लान तो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल से ही कर रहा था, बट फिर एक ही टाइम पे हिम्मत करके डिसीज़न लिया मई में, और फिर मैं यहाँ पे आ गया था प्रिपरेशन करने घर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक सर्टिफिकेट भी मिल गया ईएससी के लिए कि आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है ना? डेफिनिटली सर। यस। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने आईएएस मास्टर से ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपको आईएएस मास्टर के बारे में कहाँ से पता चला और ये कैसे डिसाइड किया कि आप ऑनलाइन ही क्लास लेंगे? क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं ऑफलाइन क्लास में आते हैं, क्योंकि हुँ, ईएससी जैसे चैलेंजिंग एग्जाम को और गेट जैसे चैलेंजिंग एग्जाम के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, डेप्थ में जाने की जरूरत होती है, विड्थ में जाने की जरूरत होती है। काफी लेंदी सिलेबस होता है और जो सिलेबस हुँ। होता है उसमें भी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो कैसे आपको आईएएस मास्टर कहाँ से पता चला और कैसे आपने डिसाइड किया कि हमें ऑनलाइन ही करना है? हुँ। सर इसमें एक मेरा फ्रेंड था जिसने वो ईएस मास्टर किया था, उसकी लास्ट ईयर ईएस उसने क्लियर भी किया है, 46 रैंक आई है उसकी। सो जी उसने मुझसे पहले जॉइन किया था, तो उसने ईएस जॉइन किया था और उसमें मैंने मतलब ड्रामेटिकली इंक्रीज़ देखी थी उसकी नॉलेज में, 1 साल की प्रिपरेशन में।
सो मुझे इतना तो आइडिया था कि इसमें मतलब कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। फिर उसकी कंसिस्टेंटली अच्छी रैंक्स आई गेट में और ईएस में, फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने और भी लोगों से कॉन्टैक्ट किया जो मेरे फ्रेंड थे जो ईएस मास्टर में पढ़ रहे थे। और मैंने और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे ओवर द 3 इयर्स जो भी मैंने कंपनी में जब मैं था तो। तो वहाँ से मुझे जी, पता चला कि फिर मैंने खुद भी कुछ वीडियोज़ देखे थे स्पेशली कंचन सर और घनश्याम सर के आरसीसी और स्ट्रक्चरल के, तो फिर वो मुझे काफ़ी सही लगे थे। उसके बाद जी। फिर मैंने यहाँ पे कोर्स किया और मतलब इट वाज़ टोटली वर्थ इट। आई मीन वैसा वैसा स्ट्रक्चर और वैसी आरसीसी स्टिल मैंने कहीं नहीं पढ़ी। एंड आई थिंक आई हैव अटेंडेड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री बट स्टिल इट वाज़ अ बेस्ट एजुकेशन। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब में ऐसी क्या सिचुएशन बनी जिसकी वजह से आपको ये डिसीज़न लेना पड़ा कि आप अब इसे नहीं परस्यू करेंगे, जॉब को कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन में जाएँगे? और क्या फ्यूचर गोल्स आप लेके चले वहाँ से कि मुझे यही करना है, इसलिए मैं अब जॉब को जो है डिसकंटिन्यू करूँगा? क्योंकि वहाँ बड़ा पे हार्ड होता है किसी हाँ। कैंडिडेट के लिए। जैसे सर वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे, जो इवन चाहे मेरे सिविल इंजीनियरिंग के हो, चाहे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स थे, वो जी, उन्होंने भी मुझे यही मतलब एडवाइस किया था कि इफ यू वांट टू मतलब गो 20 इयर्स अहेड इन द करियर, सो यूपीएससी और कोई भी ऐसे जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको एक काइंड ऑफ अ टर्बो बूस्ट दे देते हैं, दैट यू कैन ऑलमोस्ट जो आप प्राइवेट जॉब से आप जो 15 इयर्स, 20 इयर्स में आप एक्स गेन करके जिस पोज़ीशन पे पहुँचोगे एग्ज़ीक्यूटिव या व्हाटएवर, तो आप ईएससी के थ्रू आप रिलेटिवली जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हो। सो वो जी, प्लेटफ़ॉर्म हमें यूपीएससी देता है और स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखो तो आई थिंक हमें जो भी आप डिपार्टमेंट देख लो ईएससी के, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी हो, चाहे जो इस बार रेलवे भी ऐड हुआ है, चाहे वो बीआरओ हो, चाहे वो सीडब्ल्यूसी हो। इसमें एक्चुअली आप एक तो प्रोजेक्ट्स की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है और दूसरी बात है कि आपको सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। प्लस अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस में आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग का उतना यूज़ नहीं है। आई मीन यू कैन लर्न ऑल द थिंग्स इन 6-7 मंथ ओनली। सो वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ पुश फैक्टर था नहीं वहाँ पे और पुश फैक्टर काफ़ी बड़ा था, इसीलिए फिर मैंने वहाँ से जाने का डिसीज़न कर लिया। लर्निंग एंड ग्रोथ दोनों आपका वो पर्सपेक्टिव ठीक नहीं लगा। हाँ। हुँ। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि आप जब वहाँ से क्योंकि एक लॉन्ग गैप हो जाता है जब आप पास आउट हुए 2020 में, आपने जी। तकरीबन 3 एंड हाफ ईयर जॉब किया। हुँ। एक कहीं न कहीं जो नॉलेज आपका होता है या जो कह लो कि कांसेप्ट डेवलपमेंट, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ कहीं न कहीं एक तरह से डिटैच हो जाते हो आप। तो बीच में आपने मतलब कंटिन्यूएशन में बनाए रखा था या अब जाके दोबारा एक्टिव हुए कि भाई सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, अब चाहे जो भी करना पड़े करेंगे मेहनत? एक्चुअली सर जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे आरसीसी और स्टील के हो गए या फिर बेसिक स्ट्रक्चर के हो गए, तो वो मेरी जॉब में रिक्वायरमेंट थी एट सम लेवल कि उसका काम करना था। सो मैं ट्राई करता था कि जितनी ज़्यादा आप सिंस आई वाज़ ऑन द क्लाइंट साइड तो हम लोग एक्चुअल डिज़ाइन तो नहीं करते थे बट आई ट्राइड टू मिंगल विद द कॉन्ट्रैक्टर एज़ मच एज़ पॉसिबल कि मैं उनके साथ सीखूँ कि वो कैसे स्टैट प्रो पे या फिर ईटैब्स पे डिज़ाइन करते हैं। तो उससे क्या था कि मुझे फिज़िकल पर्सपेक्टिव मिला था कि जो हम इंजीनियरिंग बुक्स में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हमने प्रैक्टिकल किया उसका एग्ज़ैक्टली यूज़ आता कैसे है। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर था लर्निंग में। उससे क्या हुआ कि जब मैं वापस बुक पढ़ने बैठता था तो मुझे चीज़ें समझ में आती थी कि अच्छा ठीक है, इसको गसेट बोलते हैं या फिर इसको मेंबर बोलते हैं, स्टील का मेंबर दिखता कैसा है। वो एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल था। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी ऐसी ठीक है, कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स जो मेरे एकदम छूट गए थे, जैसे कुछ चाहे वो जियोडेसी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, वो सब सब्जेक्ट छूटे थे, बट जो मेन कोर सब्जेक्ट है सिविल के, चाहे वो जियोटेक हो, आरसीसी हो, वो सब मेरे मतलब स्टिल मैं उनसे टच में था। सो जी। मतलब बैक वापस उसमें लाइन में आने में उतना टाइम नहीं लगा था। तो थोड़ी में दिक्कत हुई थी शुरुआत के 2-3 महीनों में बिकॉज़ कैलकुलेशन जैसा आप सही बोल रहे हो, कैलकुलेशन की आदत हमसे छूट जाती है बिकॉज़ सब कुछ एक्सेल में होता है। बट हाँ, 2-3 महीने में वापस आ गया था सब। बिल्कुल। हम आगे आपसे अब थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में पूछना चाहेंगे, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काम आए। आपने ऑनलाइन में पढ़ाई के साथ-साथ भई क्लासेस चलती हैं, तो कम से कम 6 घंटे की क्लास चलती है। शुरुआत में 3 आवर्स, 4 आवर्स, इसके बाद 6 आवर्स तो चलना ही चलना है ऑनलाइन में। 6 आवर्स की क्लास लेना, ऑनलाइन में अ बिट चैलेंजिंग, थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है, कंटिन्यूटी बनाए रखना, उसमें डेडिकेशन बनाए रखना। बहुत लोग क्लासेस छूट जाती हैं, बैकलॉग में चली जाती हैं क्लासेस, फिर उनको कवर करना। ये सब चैलेंजेस को ऑनलाइन में आपने कैसे मैनेज किया? सर जैसा कि मतलब सर भी बोलते थे हम लोग को क्लास में भी, उसमें क्या होता है सर कि आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप ट्राई करो कि जो क्लास में क्वेश्चन्स कराए जा रहे हैं
अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जो क्लास में क्वेश्चन्स कराए जा रहे हैं, उनको आप एक बार 3 या 4 दिन में रिवाइज़ कर लो और मोस्टली संडेज़ को ऑफ रहते थे, तो आप संडेज़ को एटलीस्ट आप जो क्वेश्चन्स कराए जा रहे हैं, उनको आप रिवाइज़ कर लो और जो पीवाईक्यूज़ हैं, स्पेशली एमसीक्यू बिकॉज़ कन्वेंशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता था। तो सर जी, स्पेशली बोलते थे कि आप जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, ईएससी के और चाहे वो गेट के हों, वो आप उसपे फ़ोकस करते रहो। एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन्स तो नहीं, तो आप 10-15 क्वेश्चन एक वीकेंड में अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो हर सब्जेक्ट के, तो वो मतलब आपका रिवाइज़ होता रहेगा। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कंचन सर स्पेशली फ़ोकस करते थे, वो था शॉर्ट नोट्स पे। तो आप जी, शॉर्ट नोट्स जितना जल्दी मतलब आप एकदम ही जल्दी मत बनाओ बट लेट्स से आपका 50-60% जब सिलेबस ओवर होता है, तो आप शॉर्ट नोट्स पे फ़ोकस करो और उसके बाद उसको बनाओ, फिर उसको और अपडेट करते रहो जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है कि क्या चीज़ें जो बहुत ईज़ी है उसको निकालना है, क्या चीज़ें जो कि मुझसे फँस नहीं जो पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आएगी, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में डालना होगा। तो वो शॉर्ट नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम के टाइम में आप शॉर्ट नोट्स भी पढ़ सकते हो बिकॉज़ आपके हर सब्जेक्ट के जो 400-500 पेज के नोट्स हो जाते हैं, तो आप उसको तो नहीं पढ़ पाओगे, शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करना वो आपके लिए होली ग्रेल है। आपने शॉर्ट आपने नोट्स शॉर्ट नोट्स बताया, इसी में मेरा एक और पॉइंट है कि ऑनलाइन में भी देखो क्लासेस चलती रहती हैं, ऑफलाइन होती है तो आप फैकल्टी को इंटरप्ट भी कर सकते हो। ऑनलाइन में जब क्लासेस लेते हो तो एक फ्लो में फैकल्टी चल रही है और 10-15 मिनट पढ़ाया उन्होंने, अगर आपको कोई डाउट आया तो पूछते हैं कि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। साथ के साथ आप नोट्स बनाते थे या पहले पूरा आपने पढ़ लिया, समझ लिया, जब पीडीएफ ऑनलाइन में तो पीडीएफ भी मिलता है, कंटेंट भी मिलता है, तो हुँ, उस हुँ। पीडीएफ को रेफर करके नोट्स बनाए या कैसे किया आप अपने केस नहीं। में कैसे किया आपने यहाँ पे? सर आई थिंक रनिंग नोट्स आर वे बेटर देन पीडीएफ को दोबारा पढ़ना बिकॉज़ रनिंग नोट्स में क्या होता है कि एक्चुअली उसमें क्या होता है सर आप देखोगे तो जो भी डाउट्स आपके अंदर आएँगे देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो लड़के बैठे हुए क्लास में या फिर वो कोई ना कोई जैसे अगर कभी-कभी लाइव क्लासेस होती थी और हम लोग को भी रिकॉर्डिंग साथ में चलती थी, तो जी, 90% ऑफ द टाइम आपको जो डाउट रहेंगे वो सर कोई ना कोई पूछ देगा या फिर सर कहीं न कहीं आगे बता देंगे। तो डाउट का कभी मुझे उतना ऐसा इश्यू आता नहीं था बट मैं पीडीएफ डाउनलोड करके कभी नहीं पढ़ पाता था। मुझे क्या था कि आप रनिंग नोट्स बनाते रहो और एक बार जब जी, नोट्स कंप्लीट हो जाए और कभी अगर मामला फँसता था अगर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे स्पेशली आरसीसी में काफ़ी इश्यू आते थे, अब फ्लूइड मैकेनिक्स के जो लास्ट पार्ट हुआ करते थे, तो उसमें हमारे जी, पास एक लिबर्टी होती थी कि आप लेक्चर दोबारा भी देख सकते हो, रात में कभी बैठ के अगर आपको लगे तो। तो उससे चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट 95% चीज़ें तो उससे क्लियर हो जाती थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप फिर कुछ रेफरेंस बुक है दुग्गल सर की हो गई या फिर उन्नत कृष्ण की हो गई, आप वो सब रेफर करके भी चीज़ें तो मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती हैं सर मतलब उतना आप ऐसा फोमो फील नहीं करोगे। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बड़ा जनरल सा वो रहता है स्टूडेंट्स का, पीवाईक्यूज़ का। हुँ। साथ के साथ आप सॉल्व करते थे, टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू सॉल्व करते थे या लास्ट में जब आपका कांसेप्ट डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो गया, इसके बाद पीवाईक्यूज़ लगाना शुरू किया? और आपके हिसाब से गेट जैसे एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यूज़ का क्या इम्पोर्टेंस है? आई वुड सजेस्ट सर कि हमें ईएसई मास्टर से एक बुकलेट मिली थी। उस बुकलेट में हर सब्जेक्ट के पीछे क्वेश्चन्स दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी जी, दिए होते हैं और उसमें एग्ज़ाम्पल भी देते हैं जो सब्जेक्टिव का काम करता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एग्ज़ाम्पल जो सब्जेक्टिव है उसको तो आप मत लगाओ बट जो पीछे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11 टू 1200 क्वेश्चन्स पड़े हुए हैं, सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में अकेले। तो मैं पहले सजेस्ट ये करूँगा कि आप पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जो कि आपके बुक्स में दुए दिए होते हैं और उसमें ऑलमोस्ट 50-60% पीवाईक्यूज़ भी कवर हो जाते हैं। और उसके बाद जब आपका एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसके जब रिवीजन करो तो फिर आप एक बार पीवाईक्यूज़ एक साथ लगाओ मतलब एक बार आपने एक टॉपिक उठाया, लिमिट स्टेट उठाया, फिर आपने उसको सॉल्व किया, स्लैब उठाया, आपने उसको सॉल्व किया। तो उसमें क्या होता है आप एक-एक बार में 20-30 क्वेश्चन के सेट सॉल्व करोगे फिर देखोगे आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है, आप कितनी गलत करने की चांसेस हैं। आप जो टॉपिक थोड़ा-सा भूल रहे हो तो कितनी चांसेस है कि आप उसको कवर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी हेल्प करती हैं। सो बुकलेट के क्वेश्चन्स, पीवाईक्यूज़ और आपके जो क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो वो मतलब वो काफ़ी होता है। और पीवाईक्यू सर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब आपको वो बिकॉज़ इंजीनियरिंग में कुछ आई मीन कोई डेप्थ की कोई सीमा नहीं है, आई मीन वो इनफाइनाइट सिलेबस हो सकता है। तो आपको बिल्कुल। गेट तो वो आपको गेट हो, चाहे वो आपको पीएसयू, आपको एक बाउंड्री देता है कि यार आपको इससे ज़्यादा नहीं जाना है और आपको इतने में ही पढ़ना है। सो पीवाईक्यू तो सर मस्ट है, वो चाहे गेट हो, ईएसई हो और पीवाई मेंस बिल्कुल, जो भी हो उसमें तो पीवाईक्यू मैं से आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल जाता है, आप बिल्कुल। किस लेवल पे चल रहे हो, आपको कितना समझ में आया है, क्वेश्चन लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, एग्ज़ैक्टली। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप पे बात करूँगा टेस्ट सीरीज़। अहम रोल हुँ, होता है टेस्ट सीरीज़ का किसी भी प्रिपरेशन में। बहुत यस। पहले अगर मैं 90s की बात करूँ तो टेस्ट सीरीज़ जब शुरुआत में आई थी, तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हल्क वही एग्ज़ाम में पूरा ईयर में 1 बार एग्ज़ाम होगा, टेस्ट सीरीज़ आपके हाथ में होती है, चाहे जितनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने टेस्ट सीरीज़ में
यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अटेम्प्ट किया? गेट का एग्जाम फरवरी में होता है, और उसके पहले आपने किस मंथ में फुल लेंथ टेस्ट लगाए और यूनिट टेस्ट को कैसे टारगेट किया? इसमें सर जनवरी आई थिंक मिड जनवरी में हमारा जियोटेक का लास्ट क्लास खत्म हुआ था कंचन सर की। सो आई थिंक जनवरी की स्टार्टिंग से मैंने मतलब यूनिट टेस्ट तो मैंने पहले से लगाना चालू कर दिए थे, जो भी आपके जो सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट हुए करते थे, वो हम लोग आई थिंक अक्टूबर से हमने लगाना चालू कर दिया था। अक्टूबर, नवंबर में हमने जो भी सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट थे वो हो गए थे, बट जो फुल स्केल टेस्ट था गेट के लिए वो मैंने आई थिंक 12 या 13 लगाए थे टोटल ओवरऑल, जिसमें मेरे 23-24 के जो एक्चुअली गेट में 2 सेट के पूछे हुए थे वो मैंने पेपर कभी देखा नहीं था। सो वो वाला पेपर मैंने प्रॉपर एग्ज़ाम सेटिंग में ही लगाया था। तो वो आई थिंक जनवरी के मिड से चालू किया था हमने, और उसके बाद उससे आई थिंक इनफ टाइम रहता है अगर आप एक बिकॉज़ आप ज़्यादा पहले तैयारी करना चालू कर दोगे फुल टेस्ट की, तो फिर आप हो सके आप कोर्स ही ना कंप्लीट कर पाओ। तो अननेसेसरी कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो आपने पढ़ा नहीं है बट वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो फिर वो थोड़ा-सा आई मीन वो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इसीलिए आपको आई थिंक 1 महीना इनफ है टेस्ट सीरीज़ के लिए, गेट में स्पेशली। बट वो ज़रूरी बहुत होता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते बिकॉज़ वो आपको ढाई घंटे, 3 घंटे कितना एग्ज़ाम में अगर 3 घंटे का टाइम है तो आपको 2 घंटे 45 मिनट में घर में बैठ के करना होगा। बिकॉज़ वो एग्ज़ाम का प्रेशर भी अलग होता है। सो वो आपको एक आइडिया देगा कि आपको किस क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना है, पहले 2 नंबर वाले को अटेम्प्ट करना है, पहले 1 नंबर को अटेम्प्ट करना है, एप्टीट्यूड को कब करना है, किस पे क्या फ़ोकस करना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आपने एप्टीट्यूड को मेंशन किया। अब हर किसी को पता है, चाहे गेट हो या ईएससी, गेट की बात करूं तो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स 28% आता है, 8% आता है। और इधर इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड ईएससी में भी वेरी करता है, कभी 22%, कभी 25%, और आजकल तो 30% तक आने लगा है। 15 प्लस 15 यस। हाँ, फिर 15 क्वेश्चन इसके हो गए, 15 क्वेश्चन इसके 15 हो गए। तो आपने टेक्निकल, भाई देखो टेक्निकल में क्या होता है, आपका आपकी ब्रांच है। हुँ। मैथमेटिक्स एक ब्रिज की तरह काम करता है, आपको जहां भी मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। आपने कैसे एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करी? क्लास में तो जो चल रहा था, क्लास में ही जो पढ़ा बस उतना ही पढ़ लिया, या आपने कैसे, मतलब कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है टेक्निकल के साथ साथ क्या इसके लिए अलग से स्ट्रेटेजी लगाई आपने? कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एप्टीट्यूड एज़ सच एप्टीट्यूड जो गेट में स्पेशली जो स्टार्टिंग के 15 मार्क्स होते हैं, उसके लिए तो उतनी मतलब कुछ ऐसा अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा था बिकॉज़ एप्टीट्यूड मेरी स्ट्रॉन्ग थी पहले से भी। इस बार आसान भी आ गया था। हाँ, इस बार तो था आई थिंक लास्ट ईयर आईएससी बैंगलोर ने जब बनाया था तो थोड़ा-सा उसमें कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स थे। बट इन जी। जनरल आई थिंक चाहे वो ईएससी के और इसके हो वो एप्टीट्यूड तो ठीक आ जाते हैं, वो मतलब हो जाते हैं। तब मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आई थिंक द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कि ईएससी में लास्ट ईयर काफ़ी टफ आई थी। मतलब मैंने तो उसका प्रीवियस ईयर जब देखा था तो मुझसे तो आई थिंक 2 ही 3 क्वेश्चन हुए थे 15 में से। तो वो उसके लिए थोड़ा-सा मैंने आपकी क्लासेस देखी थी उसमें जो भी जस्ट गेट्स आई थिंक 1 महीने पहले ही मैंने वो चीज़ें देखी थी। सो वो क्लासेस देखी थी जो आपने क्लास करवाया जो आपने क्वेश्चन्स कराए थे क्लास में वो किए थे, और बुकलेट के जो पीवाईक्यूज़ दिए हुए थे वो मैंने क्वेश्चन्स किए थे। तो जो गेट में इस बार क्वेश्चन्स आए वो ऑलमोस्ट सारे सही हो गए थे। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थोड़ी-सी टफ होती है बट आई थिंक अभी भी मैं ईएससी प्री के लिए पढ़ ही रहा हूँ। सो अ, तैयारी वो उसकी चल ही रही है। कभी-कभार आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन, पिछली बार के पेपर की एग्ज़ैक्टली, बात करो तो कुछ सिग्नल एंड सिस्टम के क्वेश्चन डाल दिए गए एग्ज़ैक्टली। थे। हुँ, हुँ, हुँ। लाप्लास में एकदम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो वो पेपर, देखो क्या होता है, सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, पढ़ाई करना एक अलग बात है ना? हुँ, सिलेक्शन के लिए हमें टू द पॉइंट पढ़ना होता है। हमें हुँ, जितने से सिलेक्शन हो जाए, अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा तो 99% लोगों को नहीं आया होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा। हुँ, ठीक है? हुँ। अच्छा, आगे ये बताइए कि भई देखो, गेट में सिलेक्शन हो गया, आपका टारगेट है अभी ईएससी, है ना? यस, ईएससी के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है अभी? एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग तो हो गई, आपको सर्टिफिकेशन मिल गया कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन मेरा जो मानना है कि गेट और ईएससी की प्रिपरेशन में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है? डेफिनिटली। गेट में विड्थ में जाना, डेप्थ में जाना पड़ता है, और ईएससी में बहुत विड्थ है, सिलेबस बहुत बहुत बढ़िया। ज़्यादा है, जीएस भी आ जाता है। और ये तो इन सबको आप अभी कैसे टारगेट कर रहे हो? प्रिपरेशन कैसे पहुँची? फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? कैसे चल रहा है? तो सर इसमें जब मैं गेट की प्रेप करता था और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो उस टाइम पे मैंने टॉपिक ईयरमार्क किए हुए थे कि ये जो टॉपिक है जो
जैसे ईएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ पार्ट रेलवेज़ के थे, कुछ पार्ट जैसे हाईवेज़ में कुछ ज़्यादा डेप्थ में पूछ लेता है वो ईएससी में, कुछ ऐसी चीज़ें जो गेट में नहीं रहती। तो वो टॉपिक जी, जो ईयर मार्क्स थे मेरे, वो मैंने ऑलरेडी मतलब स्टार्ट कर दिए पढ़ना। और उसके अलावा अभी मेरा फ़ोकस मोस्टली या तो मैं टेस्ट लगा रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे अभी टॉपिक वाइज़ जो अपलोड हुए हैं ऑलरेडी ईएससी के साइट पे, मतलब जी, आईईएस मास्टर के साइट पे। और उसके जी, अलावा जो जीएस-1 के कुछ पार्ट है, बिकॉज़ जीएस-1 में क्या है कि थोड़ी जो चीज़ें मेमोराइज़ करने वाली है, वो आई वुड प्रेफर कि मैं एग्ज़ाम से थोड़ा टाइम पहले ही मेमोराइज़ करूँ, वरना फिर वो 2 बार 3 बार याद करना पड़ जाएगा। सो उसको मैं थोड़ा बाद में करूँगा, और बाकी मैं कन्वेंशनल पे फ़ोकस अभी कर रहा हूँ, बिकॉज़ इस बार जो प्रीलिम्स और कन्वेंशनल का टाइम है वो काफ़ी कम है, तो कन्वेंशनल पे फ़ोकस मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी तो मेरी यही प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है सर। अच्छा, ऑनलाइन क्लासरूम के लिए एक और एनवायरनमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम हॉस्टल से क्लास लें या अपने घर से क्लास लें या कहीं रुक के क्लास लें। आप कहाँ से क्लास किए और क्या आपने कोई सेपरेट अपना एक रूम बनाया, जहाँ पे क्योंकि घर पे रहने पे डिस्टर्बेंस भी होता है, कई सारी घर वाले कुछ काम बता देते हैं, कहीं चले जाओ या कहीं और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि इन सब प्रिपरेशन के लिए एक कंटीन्यूअस अटेंडेंस की ज़रूरत होती है। आप बैठिए, घंटों बैठना पड़ता है आपको। तो कैसे हुँ। आपने ये कहाँ से आपने प्रिपरेशन कर रहे हो? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस घर पे बैठ के अपना स्टूडियो एक सेपरेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे आपने किया अपने केस में? तो मैं तो सर, ये मेरा रूम है, इसी टेबल पे मैं बैठ के पिछले 8-9 महीने से पढ़ाई कर रहा था। तो ये इस मतलब इस ये रूम में ऐसा कोई मतलब सिंस घर में सिर्फ़ मम्मी-पापा और मैं ही रहते हैं, तो वो लोग काफ़ी टाइम देते थे, वो लोग ऐसा कोई डिस्टर्बेंस उतना नहीं होता था घर में। तो यहाँ पे ऐसा मतलब मुझे बस एक चीज़ की दिक्कत होती थी ऑनलाइन पढ़ने में, जो सारे ही लड़कों को होती है जितना मैंने सुना, वो पीयर लर्निंग जो होती है, वो हमें मिस हो जाती है, बिकॉज़ हमारा ग्रुप होता है एक अच्छे बच्चों सीरियस कैंडिडेट्स का ग्रुप होता है, वो हम मिस कर जाते हैं। बट उसमें बिल्कुल, जो एक मेरा फ्रेंड था जो ऑलरेडी या सिलेक्टेड है, हम मैं उससे बात कर लेता था अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हुई या फिर कोई भी ऐसा डाउट हुआ है, कुछ ऐसा डिस्कशन, अच्छा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करना हुआ। तो आई थिंक अगर एक बंदा जो ऑनलाइन से पढ़ रहा है और उसके पास अगर 2-3 लोग ऐसा ग्रुप है जो उसके जैसे सीरियस हो और उसके जैसे मतलब उनकी तैयारी हो, तो आई थिंक आप मैच कर सकते हो जो ऑफलाइन में कर रहे हैं और जो ऑनलाइन में कर रहे हैं, दैट्स ओके। और एज़ लॉन्ग एज़ आपकी क्लासेस लाइव अगर चलती हैं, तो फिर आई थिंक आप कुछ देर बाद वो आपको अंतर नहीं पता चलेगा कि आप क्या करो। आप क्योंकि वो टीचर के सामने आप बैठो, चाहे आप ऑफलाइन में बैठो, चाहे आप ऑनलाइन में बैठो, तो लाइव क्लासेस करना आई थिंक एक और वो इम्पोर्टेंट होता है। आप उससे भी आप काफ़ी माहौल बना सकते हो घर पे बैठ के। दूसरा एक बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं हर कैंडिडेट से पूछता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया वन ऑफ द समझ लीजिए बिगेस्ट डिस्ट्रैक्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है। अब व्हाट्सएप है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है। इन सब से आपने कैसे टाइम को मैनेज किया? क्योंकि एक बार लॉगिन हो जाता है तो आदमी निकल नहीं पाता, स्वैप करते रहो, रील्स, शॉर्ट्स, इनके साथ आपने कैसे मैनेज किया? सर, मैं ऐसे तो सोशल मीडिया जनरली टेलीग्राम ही यूज़ करता था, बिकॉज़ उसपे ग्रुप थे हमारे जो भी लड़कों के। और ऐसा व्हाट्सएप व्हाट्सएप और बाकी जो इंस्टाग्राम है, वो मैंने तो जब कंपनी छोड़ा था उसी टाइम पे अनइंस्टॉल कर दिया था। और जी, बाकी जो यूट्यूब है उसपे आई विल एग्री कि कभी-कभी उसमें भी टाइम चला जाता है, काफ़ी 1-2 घंटे चले जाते हैं। बट सर, वो तो कंट्रोल लाना पड़ेगा। मोस्टली आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप 6-9 महीने के लिए जो भी आपकी प्रिपरेशन, बिकॉज़ 9 मंथ ही क्रिटिकल होते हैं उसमें। तो आप उस टाइम पे अगर ये सब जो चीज़ें अनइंस्टॉल कर दो, तो फिर आप बाद में जब एक बार जॉब में आ जाना है, फिर जब रिज़ल्ट आ जाए तो आप वापस कर लेना। आई थिंक 6-9 महीने के बिना तो इंस्टाग्राम कर ही सकता है आदमी। सो आई थिंक अनइंस्टॉलिंग इज़ ज़्यादा बेटर होता है। ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया में स्नैपचैट हो गया, जो भी। बिल्कुल आपसे मैं शत प्रतिशत एग्री हूँ। जो भी कैंडिडेट सीरियस प्रिपरेशन में हैं, उन्हें ये सब सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। 1-2 रख लो आप, जो ज़रूरी हो, हुँ, नेसेसरी हो, एक कम्युनिकेशन के लिए हुँ, यूट्यूब रख लो अपनी स्टडी के लिए और टेलीग्राम। बाकी तो आई थिंक आपकी बात से बिल्कुल सही है कि भई हुँ, हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। आपने एक-एक हुँ। क्वेश्चन का बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर दिया। मैं एक बार फिर से पूरे आईएएस मास्टर की टीम की तरफ से, अपनी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू।